हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन फ्रॉम सुमन डॉट की क्लासेस। तो आज हम अपने चैप्टर का मैटर इन नेबर सराउंडिंग्स का सबसे लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज इवैपोरेशन। तो बेसिकली मीनिंग ऑफ इवैपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू अ गैसियस फॉर्म और अ वेपर्स। ठीक है, तो क्या होता है इवैपोरेशन? पानी का भाप बनना। ठीक है, तो इसको पहले हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है जिसके अंदर मैं वाटर फिल कर देती हूँ। जिसके अंदर मैंने वाटर फिल कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक कर रखा है फिल। अब देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लिक्विड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होती हैं, मूविंग होती हैं। ठीक है, मूवेबल होती हैं, कभी वो रेस्ट में नहीं आती। तो क्या होता है, अगर मूव करेंगी तो आपस में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे। ठीक है, एज यू नो। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है और इसके लिए एक्टिविटी भी देखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने वाटर लिया और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको लीड लगा के ढक देती हूँ तो क्या होंगे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में ही कोलाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लीड को हटा दूँ, इसको ओपन कर दूँ, ठीक है, तो इसको जब मैंने ओपन किया तो यहाँ की जो पार्टिकल्स होंगे जो इसके सरफेस पे मीन्स किसके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे, अब जब मैंने इसको एयर में एक्सपोज कर दिया है, मीन्स इसके लीड को हटा दिया, इसको ओपन कर दिया है, तो जो यहाँ की जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के पार्टिकल्स के साथ भी क्या करने लग जाएंगे, कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने उसको एयर के साथ एक्सपोज कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो इसके अंदर का जो एनर्जी है, जो लिक्विड टू लिक्विड जो आपस में कोलिजन के थ्रू जो एनर्जी होते हैं इनके पास, और इनके पास एयर के थ्रू जो ये एयर के पार्टिकल्स के साथ भी कोलिजन हो रहा है इनका, तो एयर की पार्टिकल्स के भी एनर्जी ये ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सरफेस के पार्टिकल्स लिक्विड वाले। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी यहाँ के पार्टिकल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वो एयर के पार्टिकल्स के साथ भी कोलिजन कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो इस पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो सरफेस पार्टिकल हैं, ठीक है, सरफेस पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है वो ग्रेटर होगा किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो ये हमने क्यों देखा, क्यों देखो, जब यहाँ के पार्टिकल्स की एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ये फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखने का काम करता है। और जब ये एनर्जी, इस सरफेस पार्टिकल की एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, वो बंद के तो रखेगी नहीं, पार्टिकल्स क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर लेंगे। इसलिए ये जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ कॉलिजन होने के बाद वो एयर में ही क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से ही धीरे धीरे करके ये वाले सरफेस पार्टिकल एयर के साथ मिल गए, फिर नेक्स्ट लेयर आ जाएगा उनके पास, तो उनके साथ भी सेम कंडीशन ऐसा चलता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड इवैपोरेशन। ठीक है, इवैपोरेशन एक फेनोमेना है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज अ फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। मीन्स पहले हमने एक बॉइलिंग भी पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होता था, जब लिक्विड को हम एक बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते थे, तो उस केस में भी जो हमारा लिक्विड था वो वेपर्स में चेंज हो रहा था। बट इवैपोरेशंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना होगा। ये जो होता है वो किसी एनी टेम्परेचर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके बिलो पे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर्स बनना, दैट इज इवैपोरेशन। ठीक है, और क्या है, ये एक सरफेस फेनोमेना है। जैसे मैंने आपको समझाया कि सरफेस फेनोमेना किस तरह से है, जब ये सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ कोलाइड करके उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा होती है, जिससे क्या होते हैं, उनके बॉन्ड टूट जाते हैं और वो एयर के साथ मिल जाते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड, तो क्या होता है, सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड मीन्स बिहेवियर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं वाटर जिसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक लेते हैं हम अल्कोहल जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो अल्कोहल का जो हमारा क्या है बॉइलिंग पॉइंट क्या है 78 डिग्री, 78 डिग्री जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, और एक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्या होगा, जो ये इसका कम है बॉइलिंग पॉइंट इससे, तो इसका जो इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो हाइयर होगा एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से जो नेचर ऑफ लिक्विड होते हैं इस केस में जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा उसका इवेपोरेशन का रेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसका एग्जांपल हम हमेशा अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे फर्स्ट जैसे आप घरों में देखते हो कि मम्मा या फिर कोई भी अगर जो कोई भी पोछा फर्श के ऊपर जब हम पोछा लगाते हैं तो देखते हैं कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर ही अपने आप ही क्या हो जाता है, पूरा सूख जाता है पानी। तो क्या जो हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, और इस कारण से वहाँ का जो वाटर था वो जल्दी से तेज़ी से क्या हो गया, वेपर बन गया। इसका ही एग्जाम्पल है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। मीन जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही तेज़ी में वहाँ का लिक्विड जो होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कहीं भी, और हमें अगर कोई चाय या फिर दूध पीकर जाना हो और वो बहुत गर्म हो तो क्या करते हैं, उसको हम एक बड़े से प्याले के अंदर डाल लेते हैं कप के अकॉर्डिंग। कप में तो वो बहुत गर्म होता है, लेकिन अगर उसको हम एक प्याले के अंदर डालते हैं तो उसकी जो सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है और हम उसको पी के आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब है विंड स्पीड। विंड स्पीड किस तरह से हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अपने कपड़े सुखाते हैं छत के ऊपर, तो किसी किसी दिन क्या होता है कि बहुत तेज हवा होती है। बहुत तेज हवा होने की वजह से हमारे जो कपड़े होते हैं वो 1 घंटे में ही सूख जाते हैं, या फिर जितनी भी, वो तो एज कम्पेयर टू कि जितना हमारा कपड़ा गीला है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन किसी किसी दिन क्या होता है कि बिल्कुल भी हवा नहीं होती, हवा नहीं चलती। उस दिन हम कहते भी है ना कि आज तो बिल्कुल हवा ही नहीं है, तो हमारे कपड़े तो सूखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जितना स्पीड होगा एयर का उतनी ही तेजी से इवेपोरेशन का रेट तेजी से होगा। ठीक है, विंड स्पीड जितना तेज होगा इवेपोरेशन उतना ही तेजी में होगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मीन्स क्या होता है? ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। क्या होता है, कभी कभी हम कहते हैं ना कि बहुत ह्यूमिडिटी है यार, बाहर बहुत चिपचिपी सी गर्मी हो रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो एयर होती है हमारे सराउंडिंग में, वो क्या होते हैं, उसमें वाटर की पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं। एक होता है ड्राई एयर, एक होता है ह्यूमिड एयर। ठीक है, तो ड्राई एयर में वाटर पार्टिकल्स नहीं होते हैं और ह्यूमिड एयर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे इसके लिए भी हम अपने कपड़े का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, जैसे मैंने कपड़ा छत के ऊपर डाला और उस दिन क्या है, बहुत ह्यूमिडिटी है, मींस एयर के अंदर बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं। तो जैसे में हम कपड़े डालते हैं वो तो ऑलरेडी गीला होता है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और अगर उस दिन ह्यूमिड एयर होगा, अगर एयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे वाटर के, तो क्या होगा, हमारा वाटर जो कपड़े के अंदर है उसको तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, एयर तो उसको सुखा ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो मिनिमम हो जाएगा। ग्रेटर ह्यूमिडिटी इज एंड मिनिमम रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी वही, जस्ट अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा इवेपोरेशन है वो
कूलिंग कॉज करता है। कूलिंग कॉज मीन्स इवेपोरेशन के कारण कहीं भी ठंडक होती है, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा कि हम मटका रखते हैं, मटका के अंदर कहते हैं पानी ठंडा रहता है। तो ये पानी ठंडा क्यों रहता है उसको समझते हैं। जैसे एक मटका ले लिया हमने, ठीक है, इस तरह से एक मटका लिया है। तो देखो ये जो मटका होता है इसके जो ये बॉडी होती है इसमें टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके साइड पे, ठीक है। तो इनके अंदर जो वाटर रखा है हमने, पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने वाटर रखा उसके मटके के अंदर उसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे और 2 या 3 घंटे के बाद अगेन उसका टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो टेम्परेचर हमने बाद में 2-3 घंटे के बाद मेजर किया वो थोड़ा कम हो गया, मतलब पानी ठंडा हो गया। तो ये कैसे होता है उसको समझते हैं। क्या होता है, जब ये जो टीनी पोर्स होते हैं मटके के अंदर, ये जो पोर्स होते हैं ये अलाउ करते हैं वाटर पार्टिकल्स को कि तुम यहाँ टीनी पोर्स के ऊपर आ जाओ। ये अलाउ करते हैं कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो इस सरफेस पे आ जाए। जैसे ही वाटर पार्टिकल्स सरफेस पे आती हैं, मटके के सरफेस पे आती, जो टीनी पोर्स होते हैं उस पे आती हैं, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स आया तो वो क्या बनना चाहेगा, वो भाप बनना चाहेगा, वेपर में चेंज करना चाहेगा। लेकिन इसको वेपर में चेंज होने के लिए उसको कुछ एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए होगा ना। जैसे हमने यहाँ पे बात किया, जब तक उसकी एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा नहीं होगी तब तो वो वेपर बन ही नहीं सकता, उसके पार्टिकल्स तो बॉन्ड ही बने रहेंगे, फिर तो वो टूटेंगे ही नहीं। इसलिए इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए क्या होता है, इसको एनर्जी चाहिए होता है। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, अंदर वाले लिक्विड जो वाटर पार्टिकल्स है ना उससे ये एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले पार्टिकल्स जो इसके सरफेस पे आ गए हैं, हमारे मटके के सरफेस पे आ गए हैं, वो पार्टिकल्स अंदर वाले पार्टिकल से एनर्जी को गेन कर लेते हैं। तो ये इनकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है, जिस तरह से ये वाले पार्टिकल्स वेपर्स बन जाते हैं। और जैसे इनके अंदर से पार्टिकल्स, जो अंदर वाले वाटर पार्टिकल्स थे उनसे तो एनर्जी इसने ले लिया, तो अंदर वाले जो पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी क्या हो गई, उनकी एनर्जी कम हो गई, उनका टेम्परेचर कम हो गया। और जैसे टेम्परेचर कम हुआ मीन्स वो पानी ठंडा हो गया। तो अब इसलिए आपको ही पूछेगा कि मटके का पानी ठंडा कैसे होता है, तो आप इजीली बता सकोगे कि इस तरह से मटके के अंदर पानी ठंडा होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।